किया जाता है। और इन अवयवों को पढ़ने के बाद में आपका जो पाठ है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो हम अवयव में भूतकाल का प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको इस पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें देखो एक पिक्चर के सामने ही उनकी जो क्रियाएं हैं वो लिखी गई है। जैसे पहले चित्र में लिखती, द्वितीय चित्रे पठती, चलती, खादती, क्रीडती, धावती। और इन चित्रों को देखकर आपको पता भी चल रहा होगा कि लिखती का मतलब क्या होता है, पठती का अर्थ क्या होता है, चलती का अर्थ क्या होता है, खादती का अर्थ क्या होता है, क्रीडती का अर्थ क्या होता है, धावती का अर्थ क्या होता है। एतानि वर्तमान कालिकः क्रियापदानि, इसका मतलब ये सभी के सभी वर्तमान काल के क्रियापद हैं। ठीक है। अब नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लिखति स्मः। आप देख रहे होंगे कि स्मः जो शब्द है वो इन सभी क्रियाओं के साथ जोड़ दिया है। तो चलो एक बार इनके आगे स्मः रख के देखते हैं, फिर बात करेंगे कि स्मः रखने से क्या हुआ। तो लिखति स्मः, खादति स्मः, चलति स्मः, क्रीडति स्मः, धावति स्मः। वर्तमान काल क्रियापदम, और देखो प्लस का यहाँ पर उपयोग किया गया है और लिखा है स्मः। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब वर्तमान काल की क्रिया के आगे स्मः शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्रिया भूतकाल की बन जाती है। जैसे लिखती, इसका अर्थ क्या होता है, लिखता है। खादती, खाता है। चलती, चलता है। क्रीडती, खेलता है। धावती, दौड़ता है। लेकिन जब हमने इनके आगे स्मः का प्रयोग कर दिया तो अर्थ इनका भूतकाल की क्रिया में हो जाएगा। जैसे लिखते स्मः, खादति स्मः, चलति स्मः, क्रीडति स्मः, धावति स्मः। मतलब खेलता था, खाता था, चलता था, है ना। और क्रीडति स्म, खेलता था, धावति स्म, दौड़ता था। अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिनका प्रयोग हमें करके देखना है। जैसे श्री रामः वनम गच्छति स्म। तो गच्छति स्म का मतलब क्या होगा, जाते थे या गए थे। तो श्री राम वन गए थे। कपिल देवः क्रिकेटम क्रीडति स्म, खेलता था। क्रीडति स्म का मतलब क्या होगा, खेलता था। तो कपिल देव क्रिकेट खेलता था। देवानंदः अभिनयम करोति स्म। देवानंद अभिनयम, अभिनय मतलब एक्टिंग, करोति स्म करता था। देवानंद अभिनय करता था, एक्टिंग करता था। फिर देखिए कृष्णः नवनीतम चोरयति स्म। चोरयति का मतलब क्या होता है, चुराना। और चोरयति स्म का मतलब होगा चुराता था। कौन चुराता था, तो कृष्ण है। कृष्ण नवनीतम यानी कि माखन, चोरयति स्म चुराता था। तो ये इनके मतलब हुए। ये सरल प्रयोग हैं बेटा, थोड़ा इनको अगर आप देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर देखो नीचे वापस से एक एग्जाम्पल दे रखा है, यथा पठती, और फिर उसके सामने दे रखा है अपठत। फिर नीचे शब्द दिया गया है खादती और उसका अर्थ दिया गया है अखादत। तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा देखिए कि पठती, तो पठती का इससे पहले हमने जब भूतकाल बनाया तो उसके आगे क्या जोड़ दिया था, हमने स्मः जोड़ दिया था। लेकिन इनको भूतकाल बनाने का एक और तरीका है, एक और प्रयोग है, जिसमें हमें क्या करना होता है, भूतकाल अर्थात लंग लकार की
क्रिया का प्रयोग कर देना होता है। तो जिस प्रकार पठती प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, उसी प्रकार लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? अपठत। आपको आया समझ में? तो ये जो चीज है वो आपके लंग लकार प्रथम पुरुष की एक वचन है। इसी तरीके से खादती का अर्थ होता है खाता है, और अखादत का मतलब हो गया खाता था। आइए कुछ क्रियाएं हैं वो हम देख लेते हैं। ये जो सफ़ेद रंग से लिखी हुई है, सफ़ेद अक्षरों में लिखी हुई है, वो वर्तमानी क्रिया हैं, और जो काले अक्षरों में लिखी गई है वो उनका भूतकाल है। तो देखो शुरू करते हैं। खादती यानी कि खाता है, अखादत यानी कि खाता था। बच्चों आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, और आगे जो हम पाठ पढ़ेंगे इस पाठ में यह आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। तो वदति यानी बोलता है, अवदत यानी बोलता था या फिर बोला, इस तरीके से। वसति रहता है, अवसत रहता था। यच्छति, यच्छति का मतलब होता है बेटा मांगना, किसी चीज को मांगना। तो यच्छति मतलब मांगना, और अयच्छत यानी मांगता था। पश्यति यानी देखता है, और अपश्यत यानी देखा या फिर देखता था। दोनों ही इसके अर्थ हो सकते हैं। इनके कुछ इंग्लिश में भी अर्थ मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे वदति, सेज, यच्छति, गिव्स, वसति, लिव्स, या पश्यति, सीज, इस तरीके से शब्द है। चलिए तो अब इनका हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। सह भोजनम अखादत, उसने, स यानी वह, भोजनम यानी भोजन, अखादत यानी खाता था, या फिर उसने भोजन खाया, इस तरीके से अर्थ होगा। अखादत का मैंने अभी मतलब बताया ना ऊपर, खाता था। वैसे ही बालिका वाक्यम अवदत, बालिका वाक्य बोलती थी या बालिका ने वाक्य बोला, इस तरीके से। सह अवसत, वह रहता था। रमा पुस्तकम अयच्छत, रमा ने पुस्तक मांगी। शिक्षकः छात्रम अपश्यत, अध्यापक ने विद्यार्थी को देखा, इस तरीके से। चलिए अब हमने ऊपर कुछ भूतकाल शब्द बनाए थे जिनमें स्मः का प्रयोग किया था। अब उन्हीं स्मः शब्दों में हम स्मः के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे, अर्थात भूतकाल की धातु का प्रयोग करेंगे। तो पहला शब्द था श्री रामः वनम गच्छति स्मः। तो इसका अर्थ भी क्या होगा कि श्री राम वन को गए। और दूसरा हमने इसका, अब गच्छति स्मः की जगह हम क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? लंग लकार धातु का, और गच्छति स्मः की जगह क्या आ जाएगा? अगच्छत। श्री रामः वनम अगच्छत, इसका अर्थ भी क्या होगा? श्री राम वन को गए। कपिल देवः क्रिकेटम क्रीडति स्मः, कपिल देव ने क्रिकेट खेला या कपिल देव क्रिकेट खेलता था। तो इसके स्थान पर क्या करेंगे? क्रीडति स्मः के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? अक्रीडत। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? अक्रीडत का। ये जो दिखाई दे रहा है ना, हम इसका प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? फिर से देख लो, हमने इनका प्रयोग किया, ये इसका प्रयोग किया, इसके स्थान पर इसका प्रयोग किया, और चोर्यति स्मः के स्थान पर अचोर्यत का प्रयोग किया। इधर क्रीडति स्मः के स्थान पर अक्रीडत ये शब्द का प्रयोग किया, और गच्छति स्मः के स्थान पर अगच्छत ये प्रयोग किया। यानी कि अगर किसी क्रिया को हमें भूतकाल का बनाना है तो वर्तमान काल की जो क्रिया होती है उसके आगे हम चाहें तो स्मः का प्रयोग कर दें, या उस पूरी की जगह लंग लकार धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखो, स्मः क्या है?
इस्मः इति एकम अव्यय पदम अस्ति। इसमें एक अव्यव पद होता है। अब देखो अव्यव पद के बारे में बताया गया है कि अव्यव पद क्या होता है। तो अव्ययस्य पुल्लिंगः स्त्रीलिंगः नपुंसकलिंगः इति भेदः न भवति। क्या मतलब हुआ कि अव्यव जो शब्द होता है बेटा, वो चाहे पुल्लिंग के साथ आ जाए, चाहे स्त्रीलिंग के साथ आ जाए, चाहे नपुंसकलिंग के साथ आ जाए, इनका आपस में कोई भेद नहीं होता है। और भी क्या बताया है देखो, फिर वो चाहे एक वचन के साथ हो, चाहे द्विवचन के साथ हो, चाहे बहुवचन के साथ हो, तो भी इसमें नहीं बदलेगा। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये इसमें शब्द है, ठीक है, तो इसको आप चाहे पुल्लिंग के साथ लिख दो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लिख दो, चाहे नपुंसकलिंग के साथ लिख दो। चाहो तो आप एक वचन के साथ लिख दो, चाहो तो द्विवचन के साथ लिख दो, और चाहो तो बहुवचन के साथ लिख दो। फिर भी ये जो शब्द है ये इसमें का इसमें ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर चाहो तो आप प्रथम विभक्ति के साथ लिख दो, द्वितीय विभक्ति के साथ लिख दो, तृतीया के साथ लिख दो, चतुर्थी के साथ लिख दो, पंचमी के साथ लिख दो, षष्ठी के साथ लिख दो, और सप्तमी के साथ लिख दो। तो इन सब का मतलब अगर इन तीनों बातों का एक सार निकालें तो इसका मतलब होगा सर्वत्र अपि समानः एव प्रयोगः। अर्थात इसमें शब्द को आप कहीं भी प्रयोग करेंगे तो यह इसमें का इसमें ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आया बच्चों समझ में? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। एक और अवयव शब्द है जिसका नाम है अपि। क्या है? अपि। ये आपका अवयव शब्द है अपि, और इसका अर्थ होता है बेटा भी। मैं आपको बता देता हूँ, इसका अर्थ होता है भी। ठीक है, देखो अब हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। अत्र पुस्तकम अस्ति। देखो पहले चित्र में क्या है, पुस्तक दिखाई हुई है, तो ये कह रहा है अत्र पुस्तकम अस्ति। अत्र मतलब यहाँ पर, पुस्तकम यानी पुस्तक, अस्ति यानी है, यहाँ पर पुस्तक है। फिर दूसरे चित्र में देखो आपको दिखाई दे रही है लेखनी। क्या दिखाई दे रही है? लेखनी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? लेखनी अपि अस्ति, लेखनी भी है। मैंने अपि का मतलब क्या बताया? भी। तो लेखनी भी अस्ति यानी लेखनी भी है। आई बात समझ में? अत्र पुस्तकम अस्ति, यहाँ पर पुस्तक है, लेखनी अपि अस्ति, लेखनी भी है। कक्षायाम बालकाः सन्ति, कक्षा में बच्चे हैं। बालका यानी लड़के, कक्षा में लड़के हैं। ये देखो बालका यानी लड़के और बालिका यानी लड़की, तो कक्षा में लड़के हैं। बालिका अपि सन्ति, और लड़कियां भी हैं। अहम गृहं गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ। भवान अपि आगच्छतु, आप। भवान का मतलब क्या होता है? आप। और अपि का मतलब मैंने क्या बताया था? भी। तो मैं घर जा रहा हूँ, आप भी आइए। आए समझ में? चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं अपि के, है ना। नलिनी पाठम पठती। अब नलिनी नाम की एक बालिका है, वो पाठम पठती। अहम अपि पाठम पठामि, मैं भी पाठ पढ़ रही हूँ। इसका मतलब देखो एक लड़की है, वो कह रही है कि नलिनी पाठम पठती, अहम अपि का मतलब क्या बताया था? वापस से देख लो, भी। तो नलिनी पाठम पठती, अहम अपि पाठम पठामि। तो नलिनी पाठ पढ़ रही है, मैं भी पाठ पढ़ रही हूँ। सह वाक्यम वदति, वह शब्द बोल रही है। वाक्य मतलब वाक्य, सेंटेंसेस। तो वह सेंटेंस बोल रही है। अहम अपि वाक्यम वदामि, वदामि का मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, वदामि का अर्थ होता है बोलना, और वदति का अर्थ भी होता है बोलना। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है, वह बोल रहा होता है, तो वह के साथ वदति, और अहम यानी मैं के साथ वदामि आता है। तो वह वाक्य बोल रही है, मैं भी वाक्य बोल रही हूँ।
मनीषः विद्यालयं गच्छति। मनीष विद्यालय जा रहा है। अहम अपि यानी भी, मैं भी विद्यालय जा रही हूँ। देखो अपि का मतलब मैंने यहाँ पर बता भी दिया है। अपि का मतलब होता है भी, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑल्सो। चलिए अब एक दूसरा शब्द पढ़ते हैं, दूसरा अवयव, जिसका नाम है कदा। क्या नाम है बेटा उसका? कदा। ये देखो कदा, और इसका मतलब होता है कब। क्या होता है? कब, ठीक है। और तो देखो एक चित्र आप देख रहे हो, एक बच्चा है वो सोता हुआ जगा है, और उसकी घड़ी में कितने बजे हैं? आपको घड़ी दिखाई दे रही है? देखो उसमें बजे हुए 5, और संस्कृत में बोलेंगे पंचवादनम। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पंचवादनम। यानी कि आप चित्र को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि वह 5 बजे जगता है। तो वापस से देखो, सह पंचवादने उत्तिष्ठति, वह 5 बजे जगता है। क्या करता है? वह 5 बजे जगता है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा देखिए, तो क्या है? वह 5 बजे जगता है। क्या लिखा? सह पंचवादने उत्तिष्ठति, वह 5 बजे। उत्तिष्ठति का मतलब क्या होता है? उठना या फिर जगना। यहाँ पर आप उठना ही लीजिए। वह 5 बजे उठता है। फिर वह पूछता है सह कदा उत्तिष्ठति। तो कदा का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको? कब, कितने बजे, या फिर कब, वह कब उठता है। तो फिर देखो घड़ी का लोगो देते हुए आपको बताया सह पंचवादने उत्तिष्ठति, वह 5 बजे उठता है। ठीक है बेटा? अब आगे देखिए नेक्स्ट। आप कुछ इसके अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनका जवाब ढूंढना है। भवान कदा क्रीडति। क्रीडति का मतलब हमने ऊपर देखा था ना, क्रीडति का मतलब क्या होता है? खेलना। तो वो, और भवान का मतलब होता है आप कब खेलते हो? तो इसका उत्तर क्या होगा? अहम सायंकाले क्रीडामि, मैं शाम को खेलता हूँ या शाम को खेलती हूँ, दोनों ही इसके मीनिंग निकलेंगे। ठीक है। अब सायंकाल कोई जरूरी नहीं, कोई सुबह भी खेलता है तो क्या लिखेंगे? अहम प्रातः काले क्रीडामि। कोई दोपहर को खेलता हो तो अहम मध्याह्ने क्रीडामि। और अगर कोई रात को खेलता हो तो अहम रात्रौ क्रीडामि, या फिर रात्रि काले क्रीडामि। चलो अब एक और अभ्यास के लिए इसका प्रश्न देखते हैं, इसका वाक्य देखते हैं अभ्यास के लिए। भवती कदा विद्यालयम आगच्छति, आप कब विद्यालय आती हो? तो वो कह रही है कि अहम नववादने विद्यालयम आगच्छामि। अहम का मतलब क्या होता है? मैं, और नववादने यानी कि 9 बजे, नववादने यानी कि 9 बजे। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9 बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नववादने। अहम नववादने विद्यालयम आगच्छामि। फिर देखो नेक्स्ट, पिता कदा कार्यालयम गच्छति, पिता कब कार्यालय जाते हैं? तो पिता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। फिर आगे देखिए, एक चित्र दिया गया है जिसमें एक महिला ध्यान कर रही है, और ध्यान को क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। महिला प्रातः काले ध्यानम करोति, महिला सुबह ध्यान करती है, अर्थात प्रातः काल में वह ध्यान करती है। महिला कदा ध्यानम करोति, तो महिला प्रातः काले। अच्छा अब हमने, अगर देखो अपने प्रश्न आते हैं ना कि प्रश्न निर्माणम करोतु, तो कैसे करना है? महिला प्रातः काले, प्रातः काले की जगह पर हमने क्या लगा दिया? कदा। महिला कदा ध्यानम करोति, इस तरीके से। फिर लिखा है जना सायंकाले उद्यानम गच्छति, जनः सायंकाले अर्थात शाम को उद्यान में यानी कि बगीचे में जाते हैं। तो जनः कदा उद्यानम गच्छति, तो जना प्रातः काले उद्यानम गच्छन्ति, लोग सुबह कब विद्यालय। अब देखिए एक अगला, अधुना।
अधुना का मतलब होता है बेटा अब। अधुना का मतलब क्या होता है? अब। आई बात समझ में? नाउ। ठीक है, क्या लिखते हैं? नाउ। अधुना समयः का, अभी कितना समय हुआ है या कितने बजे हैं। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम? अधुना। और अधुना का मतलब होता है अब। ठीक है, अभी या अभी। अधुना यानी अब या फिर अभी, दोनों में से कुछ भी, हम जो भी अर्थ सूटेबल होता है हमारे लिए वो ले सकते हैं। तो अधुना समयः का, अभी क्या समय हुआ है? तो अधुना समयः नववादनम, अभी 9 बजे हैं। कितने बजे हैं? 9। अहम अधुना संस्कृतम पाठयामि, अब मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा। पाठयामि यानी पढ़ाऊंगा, और पठामि यानी पढ़ता हूँ या पढ़ूँ। ठीक है, अब मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ। पाठयामि का मतलब क्या होता है? पढ़ाता हूँ। अहम अधुना संस्कृतम पठामि, अभी मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, है ना। अहम अधुना लिखामि, अभी मैं लिख रही हूँ। और अधुना विज्ञान युग अस्ति, ऐसा प्रयोग हम बार बार सुनते हैं ना, और पढ़ते भी हैं। अभी विज्ञान का युग है। चलो, अब हम संस्कृत में वार के नाम पढ़ते हैं, है ना। डेज, हिंदी में आप पढ़ते हो ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, उनसे मिलता जुलता ही है। तो देखो, बहुत सिंपल है। रविवार, बस सबके बीच में स जोड़ दिया गया है। तो देखो, रविवार, सोमवासर है, मंगलवासर है, बुधवासर है, गुरुवासर है, शुक्रवासर है, शनिवासर है। आई बात समझ में? तो वारों के नाम संस्कृत में क्या होते हैं? रविवासर है, सोमवासर है, मंगलवासर है, बुधवासर है, गुरुवासर है, शुक्रवासर है, शनिवासर है। एतानि सर्वाणि नामानि सन्ति, दिनानां नामानि सन्ति। रविवासर इत्यर्थः रविवार भवति, सोमवासरः इत्यर्थः सोमवारः भवति, मंगलवासरः इत्यस्य अर्थः मंगलवारः भवति, बुधवासरः इत्यस्य अर्थः बुधवारः भवति। एवमेव गुरुवासरः इति गुरुवारः, शुक्रवासरः इति शुक्रवारः, शनिवासरः इति शनिवारः भवति। इदानीम् अग्रे चलामः। अग्रे किं लिखितम् अस्ति? पश्यन्तु। अग्रे लिखितम् अस्ति बहु सम्यक् त्रीणि अव्यवपदानि सन्ति। एतावत् यावत् वयं किं पठितवान्? वयं पठितवन्तः प्रथमं अपि पठितवन्तः, कदा पठितवन्तः, अधुना पठितवन्तः, इतोपि सर्वप्रथमं वयं स्मः इति पठितवन्तः। इदानीं त्रीणि अव्यवपदानि सन्ति। तत् प्रथमं ह्यः अस्ति, द्वितीयम् अद्य अस्ति, तृतीयं श्वः अस्ति। चित्रमाध्यमेन भवन्तः ज्ञातुं शक्यन्ते यत्र तत्र लिखितमस्ति 2012 जनवरी रविवासरः, और फिर 2012 जनवरी 2 सोमवासरः, अन्यत्र च जनवरी 3 मंगलवासरः इति लिखितम् अस्ति। तो देखो, अगर कोई आज मान लो 2 तारीख है, कितनी तारीख है? 2। तो आज 2 तारीख है तो जनवरी 2 और सोमवार है। तो अगर हम 1 तारीख के बारे में आज देख लो। अगर आज के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे? अद्य सोमवासरः, आज सोमवार है। अद्य कः वासर है? आज क्या वार है? तो फिर बोलेंगे अद्य सोमवासरः, आज सोमवार है। अद्य कः दिनांक है? आज क्या तारीख है? तो फिर लिखेंगे अद्य द्वितीय दिनांक है, आज 2 तारीख है। कैसे बोलेंगे बेटा? आज 2 तारीख है। यानी कि अद्य का मतलब क्या हुआ? इस अद्य का मतलब हुआ
आज। क्या हुआ बेटा? आज, यानी कि आज सोमवार है। फिर दूसरी लाइन का मतलब हुआ आज क्या वार है। फिर तीसरी लाइन का मतलब हुआ आज सोमवार है। फिर चौथी लाइन का मतलब हुआ आज क्या तारीख है। और लास्ट लाइन का हुआ आज 2 तारीख है। ठीक है, ऐसे ही हम तो चलो, अगर हम 2 तारीख के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 तारीख हमारे लिए क्या होगी? है। और है का मतलब होता है कल। क्या होता है? कल। लेकिन कल कैसा? बीता हुआ कल, है ना बेटा। अगर हम 2 तारीख को बात कर रहे हैं तो 2 तारीख आज हुई और 1 तारीख हमारे लिए क्या हो गई? कल। और कल भी कौन सा? बीता हुआ। क्योंकि इसका मतलब भी कल होता है और इसका मतलब भी कल होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, और इसका मतलब आने वाला कल। आगे बात समझ में? ये बीता हुआ कल है और ये आने वाला कल, ये बीते हुआ कल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे? ये रविवार है, कल रविवार था। अब है नहीं बोलेंगे, कल रविवार था, क्योंकि ये का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका, और बीत चुका का मतलब भूतकाल। कल रविवार था। ठीक है, और कदा रविवार है, रविवार कब था? तो ये रविवार है, कल रविवार था। ये कह दिनांक है, कल क्या दिनांक थी? तो कल प्रथम दिनांक है, कल पहली तारीख थी। और अब हम इस 3 तारीख की बात करेंगे तो 3 तारीख की बात कैसे करेंगे? स्व मंगलवार है, कल मंगलवार है। कदा मंगलवार है, कब है मंगलवार? तो स्व मंगलवार है, कल मंगलवार है। स्व कह दिनांक है, कल क्या तारीख होगी? तो स्व तृतीय दिनांक है, कल 3 तारीख होगी। चलो, अब हम आज बात कर लेते हैं रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। ठीक है बेटा, तो अब ये चल रहा है आपका च। इसके बाद ठीक है, ये है आपका च। और च का मतलब होता है और। च का मतलब क्या होता है बेटा? और। तो देखो, लेखनी अस्ति, पेन है। अंकिनी अस्ति, और अंकिनी, अंकिनी मतलब होता है पेंसिल, यानी कि पेन है, पेंसिल है। मार्जनी अस्ति, मार्जनी का मतलब होता है डस्टर। तो पेन है, पेंसिल है और डस्टर है। तो इधर नीचे क्या लिखेंगे हम? च का प्रयोग करना है। च का मतलब होता है और। लेखनी, अंकनी, मार्जनी च अस्ति। लेखनी, अंकनी, मार्जनी च अस्ति। इसका मतलब क्या होगा? लेखनी और अंकनी और मार्जनी है। इसका मतलब पेन भी है, पेंसिल और डस्टर, तीनों चीजें हैं। आई बात समझ में? इसका एक और उदाहरण देखेंगे। हाँ बेटा, अब देखिए, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और चित्र में क्या क्या चीजें हैं वो भी दिखाई दे रही होगी। तो देखो, लिखा हुआ है चित्रे स्यूतः अस्ति, पेटिका अस्ति, उत्पेटिका अस्ति। स्यूतः का मतलब होता है ये है स्यूतः। ठीक है, और स्यूतः के पास में ये जो रखी हुई है ये है पेटिका, और ये जिसके ऊपर स्यूतः और पेटिका रखी हुई है ये है उत्पेटिका। आई बात समझ में? तो आपको दिख रहा होगा, स्यूतः यानी बैग, पेटिका यानी संदूक, और उत्पीठिका यानी कि टेबल। ठीक है, तो चित्रे स्यूतः उत्पीठिका पेटिका च संति। ठीक है, संति का मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो अस्ति की जगह उसको संति का प्रयोग करते हैं। देखो, जब हमने इनको अलग अलग बोला तो हमने अस्ति का प्रयोग किया। ये देखो अस्ति, ये अस्ति और अस्ति। लेकिन जब तीनों को हमने एक साथ बोला तो अस्ति अस्ति अस्ति, इनकी जगह क्या बन गया? ये संति। ठीक है, यानी कि संति का प्रयोग बहुवचन के लिए और अस्ति का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। अब देखो, राजेश पठति, हमने क्या प्रयोग किया? पठति।
नलिनी पठती, केशव पठती, क्योंकि ये अलग अलग सेंटेंस है इसलिए राजेश अकेला है, नलिनी भी अकेली है और केशव भी अकेला है, इसलिए ये अकेले हैं तो हमने पठती का प्रयोग किया। लेकिन देखो जब हमने इनको एक साथ बोलेंगे, राजेश है, नलिनी, केशव च पठंती, तो पठती की जगह पर हमने क्या लिख दिया, पठंती। यानी कि जब एक वचन का प्रयोग किया जाता है तो पठती और बहुवचन का पठंती होगा। ठीक है, तो देखो शूतः उत्पेटिका च पेटिका, ये सेंटेंस गलत है। राजेशः नलिनी च केशव, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने च का प्रयोग बीच में कर दिया। च का प्रयोग सबसे अंत में किया जाता है। इस यानी कि जब भी हमें और इस तरीके का प्रयोग करना हो तो हमें सारे शब्दों को एक साथ लिख करके लास्ट में च लगा देना चाहिए। जैसे राम है, श्याम है, सुरेश है, महेश है, दिनेश है, रमेश है, च विद्यालयम गच्छन्ति, यानी कि रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश ये सब के सब विद्यालय जाते हैं। चलिए अब कुछ और अवयव पद हैं जिनको हम देखते हैं। तो ये अवयव पद हैं अत्र, तत्र और कुत्र। अब इनका मतलब देख लीजिए। आपको एक व्यक्ति है जो अपने हाथ से दिखा रहा है, ये देखिए ये उसका हाथ है और एक हाथ ये है। अब आप देखिए हाथ के बहुत ही नज़दीक ये बैग रखा हुआ है और हाथ से बहुत दूर ये पेंसिल रखी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ। और तत्र का मतलब क्या होगा, वहाँ। ठीक है, अत्र का मतलब यहाँ और तत्र का मतलब वहाँ। यानी कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसको अत्र कहकर बुलाएंगे और जो दूर होती है तत्र, वहाँ कह करके बुलाते हैं। तो देखो शूतः अत्र अस्ति, शूतः अत्र अस्ति। अब कुत्र का मतलब क्या हुआ, तो कुत्र का मतलब कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो अब किसी भी चीज़ को पूछने के लिए कि वह कहाँ पर है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कुत्र का। कुत्र क्या है, एक प्रश्नवाचक अवयव है। तो शूतः अत्र अस्ति, शूतः यानी कि थैला यहाँ पर है। तो ये पूछ रहा है कुत्र अस्ति, मतलब कहाँ पर है। तो फिर वो वापस से जवाब दे रहा है अत्र अस्ति, थैला यहाँ पर है। फिर वो देखो लेखनी के लिए बोल रहा है, लेखनी तत्र अस्ति, यानी कि लेखनी वहाँ है। अपने से कहीं दूर रखी होती है वस्तु तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, वहाँ पर है। तो लेखनी कुत्र अस्ति, इसने फिर से पूछा कि कुत्र अस्ति मतलब कहाँ पर है, तो वो कह रहा है तत्र अस्ति, लेखनी तत्र अस्ति। चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पुस्तकम अत्र अस्ति, आप सिर्फ हाथ को देखिए, जब आप हाथ का निशान देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अत्र का मतलब यहाँ और तत्र का मतलब वहाँ और कुत्र का मतलब कहाँ होता है। तो ये देखो हमने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, ये देखिए। ठीक है, इनका अर्थ ताकि आपको समझ में आए, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ। अब आगे देखिए, पुस्तकम कुत्र अस्ति, पुस्तकम तत्र अस्ति, युतकम, युतकम मतलब ये देखो ये बेटा युतकम है। युतकम मतलब अपनी जो शर्ट होती है उसे हम युतकम कहते हैं। तो आपको एक नया शब्द सीखने को मिला, शर्ट को क्या बोलते हैं, युतकम। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका यत, अत्र, तत्र और कुत्र का प्रयोग। अब एक अगला जो अवयव है वो होता है प्रातः। ठीक है, तो प्रातः का मतलब देखिए क्या होता है। प्रातः का मतलब तो आप सब जानते हैं, सुबह होता है। तो प्रातः सूर्य उदेति, सुबह सूर्य उगता है। बालकः प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, बालकः प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठति, यानी 5 बजे उठता है। अहम प्रातः देवम पूजयामि, मैं सुबह
देवता की पूजा करता हूँ या फिर भगवान की पूजा करता हूँ। फिर आगे देखिए, प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय उत्तमं भवति। प्रातः घूमना, भ्रमणम का मतलब क्या होता है बेटा? घूमना। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। ठीक है। फिर देखिए, अहम प्रातः पठामि, मैं सुबह पढ़ता हूँ। अहम प्रातः योगासनम करोमि, मैं सुबह योग करता हूँ। ये इसके अभ्यास के लिए प्रश्न है। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, एक है अवयव पद, उसका होता है अर्थ, उसका नाम है सह, और सह का मतलब होता है बेटा साथ में। क्या अर्थ होता है? साथ में। सह का मतलब क्या होता है? साथ में। तो देखो, छात्र है, शिक्षक है, यानी कि छात्र शिक्षक। छात्र है शिक्षकेन सह अस्ति। पहले चित्र में अलग अलग दिखाया है दोनों को, ये छात्र है, ये छात्र है, ये शिक्षक है, और फिर दोनों को साथ में दिखाया। छात्र है शिक्षकेन सह अस्ति, यानी कि छात्र अध्यापक के साथ में है। अब इधर देखो, दो चित्र दिखाया हुआ है नीचे में, ये पिताजी हैं और ये उनका पुत्र है। तो पिता और पुत्र, लेकिन अब दोनों को साथ में दिखाया, तो पिता पुत्रेण सह अस्ति, पिता पुत्र के साथ में है। पिता किसके साथ में है? पुत्र के साथ में है। समझ में आया? तो चलो अभी इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सीतया सह वनम गच्छति, राम सीता के साथ में वन जाते हैं। सह का मतलब क्या होता है? साथ में। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। भवान मया सह विद्यालयम आगच्छन्तु, आप मया सह का मतलब क्या होगा? मेरे साथ, आप मेरे साथ विद्यालय आइए। श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल आप मेरे साथ भोजन करो। ये पंक्ति हमने कहाँ पर पढ़ी हुई है बताओ? जब श्रीगाल बक को कहता है कि आप मेरे साथ भोजन करिए। स्वयं मया सह भोजनम कुरु, मेरे साथ भोजन कीजिए। ये पंक्ति हम वहाँ पढ़ते हैं। अब देखो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई गई है यहाँ पर। सह इति अव्ययस्य उपयोगः तृतीया विभक्त्या सह भवति। सह इसका उपयोग तृतीया विभक्ति के साथ होता है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, हमें उनका तृतीय विभक्ति बना करके कोष्टक में भरना है। तो देखिए, पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति। देखो नीचे इसका सेंटेंस दिया हुआ है, पिता पुत्रेण सह। ये जो पुत्र लिखा हुआ था, हमने उसका पुत्रेण बनाया और उनके साथ में सहयोग का जोड़ दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति। और आपणम का मतलब होता है बेटा बाजार। क्या अर्थ होता है? बाजार। रमेशः सतीशः क्रीडति। तो सतीश का क्या बनाएंगे? सतीशेन, और सह सतीशेन सह क्रीडति। माता पुत्री दूरदर्शनम पश्यति। माता और पुत्री की तृतीय विभक्ति क्या होगी? पुत्र्या। क्या होगी? पुत्र्या। माता पुत्र्या सह दूरदर्शनम पश्यति। तो ये आज के कुछ अवयव पद थे। ये मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आज के लिए इतना ही। कल हम बाकी के अगली कक्षा में बाकी के बचे हुए जो अवयव पद हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।